मानव स्वास्थ्य तथा रोग। एंटीजन बॉन्डिंग साइट, लाइट चेन, हैवी चैन। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन को ऐसी स्थिति माना गया जिससे देह के कुछ तरल ह्यूमर का संतुलन बना रहता था। प्राचीन यूनान वासी जैसे हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त, ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इसी प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया। कुछ वर्ष बाद जैविक ने बताया कि तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसी प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती है। और दूसरा संक्रमण, और तीसरा हमारी जीवन शैली जिसमें जो खान पान हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिनकी हम में कमी है आदि शामिल हैं। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शरीर स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं, इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण, अपशिष्टों वेस्ट का समुचित निपटान, रोगवाहकों वेक्टर्स का नियंत्रण तथा खाने के पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चित्र और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सभी कभी न कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। नशीले पदार्थ, ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव में सामान्य रोग अनेक जीव जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई, प्रोटोजोअन, कृमि, हेलमिंथ आदि शामिल हैं, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक पैथोजन कहते हैं। इसीलिए अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक है, क्योंकि ये परपोषी होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य आवश्यकताओं, क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृति, मार्फोलॉजिकली और
मात्रात्मक क्षति होती है। रोग जनकों के लिए आवश्यक है कि वे परिपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर ले। उदाहरण के लिए जो रोगजनक आंत्र में प्रवेश करते हैं उनमें आमाशय, स्टमक के निम्न पीएच में जीवित रहने वाले और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोग जनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रक उपायों के बारे में भी संक्षिप्त में बताएंगे। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। यह रोगजनक आमतौर से संदूषित कंटामिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अंदर अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं: लगातार उच्च ज्वर 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना आदि। गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि बिडाल परीक्षण से हो सकती है। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलान उपनाम टाइफाइड मैरी का है, जिसका यहाँ उल्लेख करना सटीक है। वह पेशे से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलती रही। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है। इस रोग में फुसफुस, लंग्स के वायु कोष्ठ, एल्वियोलाई संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि न्यूमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होठ और हाथ की उंगलियों के नाखून का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों, ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसॉल सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुविकीय रोग हैं: अतिसार, पेचिश, डाइसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह नासा विषाणु राइनोवायरस का है, जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुखाम फैलाता है। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्यतः जुखाम प्रतिशय के अभिलक्षण है: नासीय संकुलता, नेजल कंजेक्शंस और स्राव, कंठ दाह, स्वर रुक्षता अर्थात फटी आवाज, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि, जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदु जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाजों के मुठों, कंप्यूटर के कीबोर्डों या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआओं से भी होता है। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लेज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोअन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लेज्मोडियम की विभिन्न जातियां प्लेवाइवैक्स, प्लेमोलिरियाई और फेलिसीफेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लेज्मोडियम फेलिसीफेरम द्वारा होने वाले दुर्दर्म मेलिग्नेंट सबसे गंभीर है और यह घातक भी हो सकता है। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं।
परिपक्व संक्रामक अवस्था जीवाणु अंत्र में निकलकर मच्छर की लाल ग्रंथियों से चले जाते हैं। जीवाणु लार या लाल ग्रंथि परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। मच्छर परपोषीय निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मूर्छित छोड़ करता है। मानव परपोषी मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मजनकों को भी अंदर ले लेती है। युग्मजनक मादा नर परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, उन्हें फोड़ देता है और इसी प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देता है। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। लैंगिक अवस्था युग्मजनक लाल रुधिर कोशिकाओं में परिवर्धन होता है। प्लेज्मीडियम के जीवन चक्र की अवस्थाएं चित्र 8.1 में ये जीवन चक्र के प्रोसेस का दिखाया गया है। आइए प्लेज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। चित्र 8.1 जब संक्रमित मादा एनफेलिज मानव को काटती है तो प्लेज्मीडियम जीवाणु स्पोरोजाइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रुधिर रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु टॉक्सी पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनफेलेंजी मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्धन वहां होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथि में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इसी प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र चित्र 8.2 पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा इन्फ्लुएंजा रोग वाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाला भी है। मानव की बृहद आंत में पाए जाने वाले एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबिता एसिस या अमीबीय अतिसार होता है। कोष्ठबद्धता, कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। घरेलू मक्खियां इस रोग की शारीरिक वाहक हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें दूषित कर देती हैं। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। चित्र 8.2 निम्न पाद में चीर कार्य शोध दर्शाता गया। ये चित्र सामान्य गोल क्रीम एस्कारिक्स और फाइलेरिया क्रीम वेचुरेरिया कुछ ऐसे क्रीम हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक हैं। आंत परजीवी एस्कारिसियस नामक रोग होता है। अंतरिक्ष रक्तस्राव, पेशियां पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग, सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। वेचेरेरिया, ब्रूफैकोफाइटा और बुमेलाई ऐसे फ्लोरियाई क्रीम है जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं
लिम्फोफैटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये क्रीम इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हस्तिपाद, हाथी पांव या सलीपद एलिफेंशिएसिस अथवा फाइलेरिएसिस कहलाता है। चित्र 8.2 जनिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपता आ जाती है। रोग वाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन आदि वंश जेनेरा के अनेक कवक दाद रिगवर्म के लिए उत्तरदायी हैं। यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और शिरोवल्स, स्कैल्प पर सूखी शल्कीय विक्षतियां इसके लिए लीजिन। चित्र 8.3 इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है, उष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के ओलनो फोल्ड जैसे कि ग्रेइन अथवा पादुगुलियों के बीच पनपने में मदद करती हैं। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तैलियों, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाता है। चित्र 8.3 त्वचा के दाद प्रभावी क्षेत्र को दर्शाता है। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, खाना, साग सब्जियों, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थों और मलमूत्र उत्सर्जन, एक्सक्रीटा का समुचित निपटान, जलाशयों, कुंडों, पूल और मलकुंडों से पूल्स और तालाबों की समय समय पर सफाई और बीज संक्रमण तथा जन खान पान प्रबंधन में स्वच्छता के मानक का पालन करना। ये उपाय विशेष रूप से वहां अनिवार्य हैं जहां संक्रामक रोग खाद्य पदार्थों और पानी के द्वारा संचारित होते हैं, जैसे टाइफाइड, अमीबता, एस्केरिशता, न्यूमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे वाहित एयरबॉर्न रोगों के मामलों में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। कीट रोग वाहकों के द्वारा संचरित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोग वाहकों और उनके प्रजनन ब्रीडिंग की जगह का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना है। यह लक्षण आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देने, घरेलू शीतल यंत्रों, कूलर की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के डिब्बों, लार्वा को खाने वाली गुम्बुजिया जैसे मछलियां डालने, खाइयों, जल निकासी क्षेत्रों और अनुपदलदलों, स्वपंस आदि में कीटनाशकों के छिड़काव से जा सकता है। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर न घुस सके। भारत में बहुत से भागों में हाल ही में रोगवाहक वाहित एडीज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका, वैक्सीन के उपयोग और प्रतिरक्षणीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और टिटेनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप 12वें अध्याय में और ज़्यादा पढ़ेंगे, नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कारगर पर हैं। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों के
प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। प्रतिरक्षा हमें हर रोज बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ ही रोगों के शिकार बनते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांशतः बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। परिपोषी और रोग कारक जीवों में लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की और विशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। ये रोध हैं शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन जठरांत्र, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जनन मूत्र पथ को आस्तरित करने वाले एपिथीलियम का श्लेष्मा आलेप, म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को जनक में सहायता करता है। कायिकीय रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर, आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों के आंसू, ये सभी रोगाणुीय वृद्धि को रोकते हैं। कोशिकीय रोध, सेलुलर बैरियर, हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्र श्वेताणु उदासीनर्जी PMNL न्यूट्रोफिल्स जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और केंद्रकाणु मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार और ऊतकों के बृहत भक्षकाणु मैक्रोफेजेज रोगाणुओं का भक्षण करते और नष्ट करते हैं। साइटोकाइन रोध, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी ओर उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है। इसका अभिलक्षण स्मृति है, जिसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर पर जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिय रिस्पांस करता है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीय या पूर्ववर्ती एनामिनिस्टिक अनुक्रिया होती है। इसका कारण यह तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लसिका अणु द्वारा होता है। ये हैं बी लसिका अणु और टी लसिका अणु। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिका अणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीन प्रतिरक्षा एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। टी कोशिकाओं खुद तो प्रतिरक्षियों का श्रावण नहीं करती लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणुओं में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसीलिए प्रतिरक्षा को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें से IgA, IgM, IgE, IG कुछ उदाहरण है। एक प्रतिरक्षी को कार्टून ऊपर दिया गया है, चित्र 8.4। ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया ह्यूमेरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स कहा जाता है। यह 2 प्रकार की प्रतिरक्षा माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। टी लसिका अणु CMI का
माध्यम बनाते हैं। जब हृदय, नेत्र, विक्र, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देता है तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है, जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके। किसी उपयुक्त दाता की तब तलाश शुरू होती है। ऐसे क्यों है कि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते? वह क्या है जिसकी जांच डॉक्टर करते हैं? किसी भी स्रोत, पशु, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का नीरोप ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे देर सवेर नकार दिए जाएगा। कोई भी नीरोप प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान आवश्यक है। इसके बाद भी रोग को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। चित्र 8.4 प्रतिरक्षा अणु की संरचना। प्रतिजन बंधन स्थल, प्रतिजन बंधन स्थल एन लघु श्रृंखला जो यस बाहर दिखाई गई है, दीर्घ श्रृंखला नीचे सी से जुड़ी हुई दिखाई गई हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। परपोषीय। जब परपोषीय प्रतिजनों एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इसी प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। रक्षितकरण इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देने अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मे शिशु के लिए मां का दूध क्यों बहुत ही आवश्यक माना जाता है? दुग्ध श्रावण लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष कोलेस्ट्रॉम में प्रतिरक्षियों आईएजी की प्रचुरता होती है, जो शिशु की रक्षा करता है। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा प्लेसेंटा द्वारा मां से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कुछ उदाहरण हैं। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियता दुर्बलकृति जो रोगजनक टीका की प्रतिजनी प्रोटीन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियां वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती हैं। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं जो परिवर्ती प्रभावन सबसी एक्टिवेंट एक्सप्लोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पाद से हमलावर को हरा देती हैं। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता है, जैसे कि टीटेनस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति आविष एंटीटॉक्सी एक ऐसे निर्मित जिसमें आविष के लिए प्रतिरक्षियां होती हैं जो को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की जरूरत है। सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविस वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इसी प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर ईस्ट में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसीलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाले यकृत शोध बी टीका, एलर्जी
आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी नई जगह गए और बिना किसी स्पष्ट कारण से छींकना, घरघराहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं, और जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उपर्युक्त अभिक्रिया पराग, चींटी, माइट आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्रिका की अंतरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाती है। इनके प्रति बनने वाले प्रतिरक्षियां आईजीई प्रकार का होती है। एलर्जन के सामान्य उदाहरण हैं धूल में चिचड़ी, पराग प्राणी, लघु सल, डैडर आदि। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षण में छींकना, नीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हिस्टैमिन, एड्रेनलिन और स्टीराइडों जैसे औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भारतवर्ष में महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और दमा, अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। स्व प्रतिरक्षा उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपने कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे रोगाणु के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी नहीं पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीयों, अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है कि दूसरा, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग अमावती संधि, शोथ, रूमेटॉयड आर्थराइटिस से प्रभावित हैं, जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, लिम्फोवाइड, आर्गस, उत्तक कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि यह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है, उनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंत प्रतिरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लसिका अंग ये ही वे अंग हैं जिनसे लसिकाणु की उत्पत्ति और या परिपक्वन, मैच्यूरेशन और प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफेरेशन होता है। अस्थिमज्जा, बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जो अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, स्प्लीन, लसिका ग्रंथियों, टॉन्सिलों, क्षुद्रांत के पेयर, पेंचो और परसेसिका, अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान हैं जहां लसिकाणु की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति चित्र 8.5 में दर्शित है। लसिका तंत्र, लसिका वाहिकाएं, थाइमस
लसिका ग्रंथियां दिखाई गई हैं। अस्थि मज्जा मुख्य रूप से लसिका अंग है, लसिकाभ अंग है, जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक पॉलीलोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौनावस्था आने पर यह बहुत छोटा आकार का रह जाता है। अस्थिमज्जा और थाइमस दोनों ही की लसिकाणु के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। प्लीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों में फंसा कर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं। जो सूक्ष्म जीवों या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणु के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख पंथों श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पंथ के स्तरों लाइनिंग के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित है जो श्लेष्मा संबंध लसिकाभ ऊतक MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% है। एड्स शब्द उपापरिचित प्रतिरक्षा न्यूनतम स्वलक्षण एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि वह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया और इसी रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पश्च विषाणु RNA कोड विषाणु संक्रमित सामान्य कोशिका विषाणुवीय प्रोटीन आवरण प्लाज्मा झिल्ली प्राणी कोशिका विषाणुवीय RNA कोशिका में प्रवेशित कोशिका द्रव्य विषाणुवीय DNA प्रति क्रेप्टेज द्वारा उत्पन्न होता है। विषाणुवीय DNA परपोषीय संजीवनी जीवों में संविष्ट समान संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न या नए विषाणुवीय RNA DNA केंद्रक नए विषाणु उत्पन्न होते हैं। नए विषाणु दूसरे कोशिका को प्रभावित कर सकते हैं। टिप्पणी नोट: संक्रमित कोशिका जीवित रह सकती है जबकि विषाणुओं की प्रतिकृतियां बनती हैं और मोचित होती हैं। पश्च विषाणु रेटोवायरस की प्रतिकृति चित्र 8.6 में दिखाई गई है। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु रिटोवायरस कहते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढक्कन वाला आवरण होता है। चित्र 8.6 आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है: को संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादन के आदान से, संक्रमित सुई के साझा प्रयोग से जैसा अंतशिरा इंट्रोवेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वाले के मामले में, और संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। इसीलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा है वे हैं ऐसे व्यक्ति जो अनेकों से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, और संक्रमित मां से जन्मे बच्चे। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता, यह केवल शरीर से स्रावित द्रवों से फैलता है। इसीलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यता के लिए यह आवश्यक है कि HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति को
परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए। पता लगाइए कि ऐसी परिस्थिति की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों, प्रायः 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु वृत्त भक्षकाणु मैक्रोफेग में प्रवेश करता है, जहां उसका आरएनए जीनोम बिलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्ण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की सहायता से प्रतिकृतियन रिप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय डीएनए बनता है। यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। बृहत भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इसी तरह एक एचआईवी फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही एचआईवी सहायक टी लसिकाणु टी लसिकाणुओं के एक प्रकार या उपसमुच्चय है, जिसके बारे में आप उप प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं, में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संताति विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संताति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाणु पर हमला करते हैं। यह प्रक्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्तियों के शरीर में सहायक टी लसिकाणु की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। सहायक टी लसिकाणु की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणु, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम विषाणु कवकों, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम से संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन एलास्का एंजाइम लिक्विड इम्यूनोजार्बोएट एसेस है। प्रतिपार्श्व विषाणुवीय एंटीरिटोवायरल औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ये औषधियां रोगी की अवश्य भावी मृत्यु को आगे सरका सकती हैं, रोक नहीं सकती। एड्स की रोकथाम एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि न्यूमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। यह ठीक है कि रक्तदान रोगियों में, नवजातों में, मां से आदि में यह संक्रमण सही निगरानी मॉनिटरिंग न होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य गैर सरकारी संगठन NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंक के रक्त को एचआईवी से मुक्त कराना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य डिस्पोजेबल सुइयां और सिरिंज ही काम में लाई जाएं, इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुक्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही सम्मिश्र सेंसिटिव पॉपुलेशन में एचआईवी के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। एचआईवी संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज्यादा लोगों में फैल सकता है। समाज में एचआईवी एड्स से संक्रमित लोगों की सहायता और सहानुभूति की जरूरत होती है एवं उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, जब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और यह विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रिया विधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनी
रूपांतरण, कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण, जैविक और आयुर्विज्ञान विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियामक है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती हैं। प्रसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे स्पर्श संबंधन, कंटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं, और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संबंधित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडारण खड़ा कर देती हैं, जिसे अब अर्बुद ट्यूमर कहते हैं। अर्बुद दो प्रकार के होते हैं, सुदम बीनाई और दुर्दम मैलिग्नेट। सुदर्म अवयुदक सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भाग में नहीं फैलते तथा इनसे मामूली क्षति होती है। दूसरी ओर दुर्दम अर्बुद प्रोच्चरोदभावी कोशिकाओं का पुंज है, जो नव द्रव्य नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाता है। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। ऐसे अर्बुदों से उत्तरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं, और जहां भी ये जाती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं। मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। कैंसर के कारण प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसरीय नव द्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं। एक्स किरणें और गामा किरणें जैसे आयनीकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसे अनायनीकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नव द्रव्यी रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं से मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवीय अर्बुदजन वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है, जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रियता किए जाने पर वे कोशिकाओं और कैंसरजनी रूपांतरण कर देते हैं। ये जीन कोशिकाओं अर्बुदजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन, अंक या आदि अर्बुद जीन, प्रोटोओकाजीन कहलाते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान। कैंसर का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामले में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवित परीक्षी, बायोप्सी और ऊतक विकृति, हिस्टोपैथोलॉजिकली अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थिमज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसा कि अधिश्वेतरक्तता ल्यूकोमिया के मामले में होता है। जीविती परीक्षा में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग, अभिकलित टोमोग्राफी, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादीय इमेजिंग, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसे तकनीकी बहुत उपयोगी हैं। अभिकल्पित टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके किसी अंग के भीतर भागों की त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाती हैं। जीवित ऊतक में वैकृतिक, पैथोलॉजिकली और कायकीय, फिजिकोलॉजिकली परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और अनायनीकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ
कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक मॉलिक्यूलर जैविक की तकनीकों को काम में लाया जा सकता है। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट कैंसरों के प्रति प्रवृत्ति प्रीडिस्पोज करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसर जन से जिनके प्रति वे सुग्राही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह दी जाती है। कैंसरों का उपाय आमतौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से विकिरण इरेंटेड किया जाता है, लेकिन अर्बुद के ढेर के पास वाले सामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसायनों चिकित्सा कीमोथेराप्यूटिक औषधि काम में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषध विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट हैं। अधिकांशतः पौधों के अनुषंगिक प्रभाव या दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बाल का झड़ना, अरक्तता आदि। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यकर्म, विकिरण चिकित्सा और रसो चिकित्सा के संयोजन से किया जाता है। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं, इसीलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि वाई इंटरफेरॉन, जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रियित करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग सर्वेक्षण और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और एल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह समुचित चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे हैं ओपिआइड्स, कैनबिनाइड्स और कोको एल्कोलाइड्स। इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। ओपिआइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशेष ओपिआइड्स ग्राहियों रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन चित्र 8.7 रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन है, जो एक सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है जो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। चित्र 8.7 जो कि पोस्त के पौधे पैपोवर सेमनीफोरम चित्र 8.8 के लैक्टोस के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हेरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसाद डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रकार्यों को धीमा करता है। OH बेंजीन वलय से 6 कार्बन, फिर से O बेंजीन वलय पे सिंगल बॉन्ड N से CH3 बेंजीन वलय पे H और OH नीचे। मॉर्फिन का रासायनिक संरचना सिम्नीफेरम अफीम का पोस्ता पौधा दिखाया गया है। ये चित्र 8.8 में 8.9 कैनबिनाइड अणु की संरचना बेंजीन वलय से OH नीचे, OH जुड़ा हुआ, इधर कार्बन जुड़े हुए हैं। इधर देखिए कार्बन जुड़ा कैन ने 20 सेटवाई भाग की पत्तियां दिखाई गई हैं। कैनाबिनाइड्स रसायन का समूह चित्र 8.9 जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनोबिनाइड्स ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनबिनाइड्स कैनबिस सेटवाई पौधे से पुष्पक्रम इम्फलोरेंस से प्राप्त
किए जाते हैं। चित्र 8.10 भांग के फूल की शीर्ष पत्तियां और लाल रेसिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरक और गांजा बनाने के काम आता है। आमतौर पर अंतःश्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य ड्रग शरीर के हृदय वाहिनी तंत्र कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। चित्र धतूर का पुष्पीय शाखा चित्र में दिखाई गई है। धतूर कोकोकोलाइडियल या कोकीन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेषक न्यूट्रो सेंटीमीटर डेपोमीन के परिवहन में बाधा डालती है। कोकेन, जिसे आमतौर पर कोक या फ्रैंक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपन स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है, जिससे सूखाभास, यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम हेलुसिनेशन हो जाता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण है एट्रोफा, बोलेडोना और धतूरा है। चित्र 8.11 आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनोबिनाइडों का दुरुपयोग करते हैं। बर्बिट्यूरेट, एम्फोटेमिन और बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग और अन्य ड्रगों जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा, इंसोमिनिया जैसे मानसिक व्याधि से ग्रसित रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतया औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनका भी कुप्रयोग होता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक, सेडेटिव और पीड़ाहारक है, जिन रोगियों का शल्य क्रिया सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमिक गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों की विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग ही रहा है। जब ये औषधियाँ चिकित्सक के बजाय दूसरे उद्देश्य में ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक कार्यों को गड़बड़ा देती हैं, तो यह ड्रग का कुप्रयोग बन जाती हैं। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्ष से अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू धूम्रपान पिया जाता है और चबाया जाता है या सूंघा सूंघनी लेना जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें एक एल्कोलाइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिविक्र ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करती है, जिससे एड्रिनल और नार एड्रिनल रक्त परिसंचरण में मोचित होती हैं अर्थात छोड़ी जाती हैं। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती हैं। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनी शोथ, ब्रांकाइटिस, वातस्फीति, एम्फीसीमा, हृदय रोग, जठर व्रण, गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। तंबाकू चबाना मुख्य कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी उस वैधानिक कानूनी चेतावनी पर न पड़े, जो कि धूम्रपान से आगाह करती है और बताती है कि यह किसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवा और वृद्ध दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और इसका प्रक्रिया दोनों से है। इसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला
पुल है किशोरावस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजन के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण है जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने की समस्या और भी जटिल हो सकती है। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकती है, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्रों में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवकों में यह बोध भी है कि धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की है। किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाने का अभाव भी है। व्यसन और निर्भरता, यह समझ कि ड्रग लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहल के कुछ प्रभाव के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। यह प्रभाव और सुखभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना है जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है जबकि उनकी जरूरत नहीं होती या उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूदा ग्राहियों का रक्त स्तर बढ़ जाता है, इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रगों को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिससे इनका नियमित सेवन कुप्रयोग करने लगते हैं और इसी चक्र से बाहर निकालना उनके बस में नहीं रहता है। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी लती बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन सलक्षण विथड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती हैं। इसके अभिलक्षण हैं चिंता, कंपन, मिचाली और पसीना आना, जिनसे ड्रग अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाता है। कुछ मामलों में विनिवर्तन सलक्षण गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी तथा व्यक्ति को चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है। निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मानदंडों की ताक पर रख देता है। इनसे अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ड्रग अल्कोहल कुप्रयोगों के प्रभाव, ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूपों में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, स्पायरेटरी फेलियर, हृदयपात, हार्ट फेल्यूर अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, सेरेब्रम हेमरेज के कारण सममूर्छता, कोमा और मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अतिमात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुष्प्रयोग
के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थित, व्यक्तिगत स्वच्छता के रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदत में परिवर्तन, भूख और वजन में घट बढ़ आदि। ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग एल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता या सकती है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग एल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग एल्कोहल आदि को अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकती है, जो अंतःशिरा द्वारा सुई और सिरिंज से सीधे ही शिरा में इंजेक्शन ड्रग लेते हैं, उनको एड्स और यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और यकृत शोथ बी दोनों ही संक्रमण चिरकारी संक्रमण है और अंततः घातक होते हैं। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि यकृत शोथ बी संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है। किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोगों से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति, सेरोसिस पहुंचती है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ड्रगों का एक दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए हो सकता है। वे खेलों में स्वापक, पीड़ाहर, नारकोटिक, एनाल्जेसिक्स, उपचाई, स्टेरॉइडों, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोनों का कुप्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। महिलाओं में उपापचयी स्टेरॉइडों के सेवन के आनुषंगिक प्रभाव में पुरुषत्व, मैस्कुलिनाइजेशन यानी पुरुष जैसे लक्षण, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आर्तचक्र और मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, भग शेप का बढ़ जाना, आवाज का गहरा होना शामिल है। पुरुषों में मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, विषण के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और विग्र की संभावित दुष्क्रियता, डिस्फंक्शंस, वक्ष स्तन का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव अस्थायी हो सकते हैं। युवा नर या स्त्री में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों के काल पूर्व बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है। रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत चिकित्सा से रोकथाम बचाव अच्छी है यहाँ पर भी खरी बैठती है। यह भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल के सेवन की आदत पड़ने की संभावना छोटी उम्र में, ज्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती है। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर धकेलती है, ताकि समय रहते उसके चिकित्सीय उपाय किए जा सकें। इसी मामले में माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगता, अनुशासन हो, अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर होंगे। आवश्यक समकक्षीय दबावों से बचें। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और अपनी व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे मामला अध्ययन, खेल कूद या अन्य गतिविधियों का हो। बालक को उसकी सीमा थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा और परामर्श, समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा
असफलताओं को जीवन की एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेल कूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वास्थ्य गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। माता पिता और समकक्षियों की सहायता लेना माता पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सके। निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। संकट के संकेतों को देखना सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचाने। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखें तो उस व्यक्ति के भले के लिए उसके माता पिता या अध्यापक को बताने में हिचकिचाएं नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। व्यवसायी और चिकित्सा सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक मनोरोग वैज्ञानिकों की उपलब्धता और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम हेतु काफी सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता पर से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूपेण प्रसामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। सारांश, स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की स्थिति है। टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, त्वचा कवकीय संक्रमण, मलेरिया आदि और अन्य कई रोग मानव के लिए कष्ट के प्रमुख कारण है। रोग वाहक द्वारा होने वाले रोग जैसे कि मलेरिया, विशेष रूप से प्लेज्मोडियम पेरम से होने वाला मलेरिया की का याद उपचार नहीं किया जा सकता जो प्राणघात सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना, मच्छर जैसे रोग वाहकों का नियंत्रण और प्रतिरक्षीकरण इन रोगों की रोकथाम करने के बहुत सहायक हैं। जब हमें रोग कारक एजेंटों का खतरा होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के जन्मजात रक्षा तंत्र जैसे कि त्वचा, श्लेष्मा झिल्लियां, हमारे आंसुओं में मौजूद रोगाणु रोधी पदार्थ, लार और भक्षाणु कोशिकाओं आदि रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश कराने से रोकने में सहायता देती हैं। अगर रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरक्षा, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और कोशिका मध्यस्थी प्रतिरक्षा अनुक्रिया इन रोगाणुओं को मार देती है। प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति होती है। उसी रोगाणु का पुनः खतरा होने पर प्रतिरक्षा अनुक्रिया तेज और अधिक तीव्र होती है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण से होने वाली रक्षा का यही आधार है। अन्य रोगों में एड्स और कैंसर से विश्व भर में बहुत मौतें होती हैं। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता, विषाणु HIV से होने वाली एड्स घातक होता है, लेकिन अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो इसका रोकथाम हो सकती है। अगर जल्द पता लग जाए कि समुचित चिकित्सीय उपाय अपनाए जाए तो कई कैंसर ठीक हो जाते हैं। हाल ही में युवकों और किशोरों में ड्रग तथा एल्कोहल का कुप्रयोग चिंता का दूसरा कारण बन गया है। एल्कोहल और ड्रगों की व्यसनी प्राकृतिक और उनसे समझ जाने वाले लाभ जैसे कि तनाव से आराम के कारण समकक्षीय दबाव, परीक्षा संबंधी और प्रतियोगिता संबंधी तनाव से सामना होने पर व्यक्ति इन ड्रग एल्कोहल के सेवन का प्रयास कर सकता है। ऐसा करने पर उसे इनकी लत पड़ जाती है। इनके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताना और परामर्श देना, तुरंत व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेने से व्यक्ति इन बुराइयों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है।